गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोगों को चैप्टर 16 में जो पहला ही उसका अपराध है और जो सबसे महत्वपूर्ण शायद माना जाता है, चूंकि मानव लाइफ को सबसे गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, उसको हमको पढ़ना है। पहले इसको समझते हैं, इसलिए कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लगभग हर साल इससे पूछे जाते हैं प्रश्न, चाहे अंतर के रूप में पूछे जाएं, चाहे उदाहरण पूछा जाए इसका, चाहे अपवाद पूछे जाएं, और चाहे आपराधिक मानववध और हत्या का आपसी संबंध पूछा जाए। कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक में पूछे जाते हैं। अगर एग्जैक्टली मैं प्री के लिए कहूं तो 299 और 300 कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर 299 हम पढ़ें तो आप देखेंगे कि 3 परिस्थितियां हैं। देयर आर 3 कंडीशंस in which any act of any person amounts to culpable homicide. कल्पेबल कल्पा से मिलकर बना है। कल्पा का मतलब ही होता है जो अगेंस्ट लॉ हो, जो बुरा हो विधि की दृष्टि में, जिसे विधि रिकॉग्नाइज ना करती हो। और होमिसाइड का मतलब है किसी मानव का जीवन समाप्त करना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो अपराध है वो मानव जीवन को समाप्त करने से संबंधित है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो मानववध है, अगर टॉपिक पर हम ध्यान दें, आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड, उसका मतलब ही है कि ऐसा होमिसाइड है जो कल्पा है, विथ कल्पा है। विथ कल्पा होने का मतलब है, कल्पेबल होने का मतलब है कि ये विधि द्वारा मान्य नहीं है। तो जैसे ही यहां पर कल्पेबल होमिसाइड लिखा गया, वैसे ही हमारे दिमाग में ये बात उत्पन्न होनी चाहिए, ये बात आनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी होमिसाइड हो सकता है जो नॉन कल्पेबल हो, या ऐसा भी कोई कंसेप्ट आईपीसी में दिया गया होना चाहिए या होगा जो कि जिस होमिसाइड में कल्पा ना हो, वरना इस तरह से डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। इसी परिस्थिति में अगर आप 300 को पढ़ेंगे, इफ आई रीड 300, the first para of 300 says, except in a cases hereinafter accepted, तस्वीन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। धारा 300 का पहला पैराग्राफ ने हमको 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से बताई। एक बात तो उसने ये बताई कि हर जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर हो सकता है अगर वो उन परिस्थितियों में आता है जो कि 300 में दी गई। इसके अलावा उसने ये कहा कि एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, इसका मतलब है कि कुछ दशाएं हैं जो दी गई हैं अपवादित, उनको छोड़कर बाकी सब कल्पेबल ही रहेगा। तो अगर मैं चार्ट के माध्यम से सिर्फ 2 लाइन या पहले पैराग्राफ को व्याख्यायित करना चाहूं 300 के,
तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको देखें और ये मुझे बताएं कि क्या आप इससे सहमत हैं। धारा 300 पैरा 1 की व्याख्या अगर हम सिर्फ करें बेयर डायरेक्शन के हिसाब से, तो कल्पेबल होमिसाइड शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो कि मर्डर है, लिखा है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। दूसरा, कुछ दशाएं अपवादित हैं जिनमें कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। और एक तीसरा भी हम देख सकते हैं, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है ये, चूंकि सेक्शन 300 पारा 1 में एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर नहीं लिखा गया है, यानी कि एवरी शब्द का यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब है कुछ कल्पेबल होमिसाइड हैं जो कल्पेबल होमिसाइड ही रहेंगे, वो मर्डर की लेवल पे कभी आएंगे ही नहीं। ये 3 ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर है, ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर नहीं होगा, और ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एवरी नहीं लिखा गया है। अगर वहां लिख दिया जाता एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, तो हम सिर्फ यही 2 व्याख्या कर सकते थे, लेकिन चूंकि वहां देयर इज नो एवरी, एवरी कोई भी वर्ड वहां नहीं है, वो मिसिंग है, इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि ऐसा भी कोई कल्पेबल होमिसाइड होता होगा जो मर्डर की कैटेगरी में आता ही नहीं है। खैर, इसको हम बाद में देख लेंगे, अभी अगर आपको दिमाग में ये बात नहीं जा रही है तो तीसरा वाला छोड़ के पहला 2 पर आप कंसंट्रेट कीजिए और ये सोचिए कि क्या हम ये कह सकते हैं, कैन वी से दैट, कि ऐसे कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकते हैं जो मर्डर में अमाउंटिंग हो या मर्डर में कन्वर्ट हो जाते हो, और ऐसा भी हो सकता है जो मर्डर में ना कन्वर्ट होता हो। तो अगर हम इस कंफ्यूजिंग पार्ट को हटा दें, बिसाइड कर दें, रख दें बिसाइड दिस कंफ्यूजिंग पार्ट, द थर्ड वन which is appeared on the screen of yours, तो हम ये कह सकते हैं 2 बातें तो कंफर्म है 100%। एक, कि अगर कोई कृत्य हत्या हो रहा है तो वो कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, केवल वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा जो कि सेक्शन 300 की एम्बिट में आएगा। इसमें तो कोई भी शक नहीं होना चाहिए। इट इज ऑब्वियसली क्लियर। एक तो ये ऑब्जर्वेशन हम पता कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन वो है कि जो हमने पहले किया था कि कल्पेबल होमिसाइड जो बात है, तो अगर हम कल्पेबल होमिसाइड ऐसे देखें, आपराधिक मानववध, तो आपराधिक मानववध अगर कोई कृत्य हो रहा है सेक्शन 299 में, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा भी मानववध होगा जिसमें कल्पेबिलिटी ना हो? और आपने उसको पढ़ा है, लेकिन उसको मानववध नहीं कहा गया है।
इसलिए कि मानव वध वो है ही नहीं, होमिसाइड है ही नहीं। आप जानते हैं, मैं इसे मेंशन कर दूं तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है। धारा 100 और धारा 103 में ऐसे होमिसाइड का वर्णन है जो कि कल्पेबल नहीं होता। मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया, और ये ऑब्जर्वेशन हमने किसी निर्णय को, किसी किताब को पढ़ के नहीं निकाला है, सिर्फ 299 का मार्जिनल नोट पढ़ करके और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर निकाला है कि अगर कोई होमिसाइड कल्पेबल होना बताया गया है 299 में, तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे होमिसाइड भी हो सकते हैं जो कल्पेबल ना हो। और जब हमारे दिमाग में ये बात गई कि ऐसे होमिसाइड भी हो सकते हैं जो कि कल्पेबल ना हो, तब हमको उनको ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। और तब हमने जब अपने दिमाग पे जोर डाला और रिफ्रेश किया अपनी मेमोरी को, तो हमको पता लगा कि हमने ऑब्वियसली 2 होमिसाइड तो कम से कम पढ़े ही हैं, धारा 100 में और धारा 103 में। इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब जब हमको ये बातें तय हो गई कि होमिसाइड, हत्या कल्पेबल होमिसाइड है, यानी कोई भी कृत्य हत्या बिना कल्पेबल होमिसाइड के नहीं होगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर कोई कृत्य हत्या है, अगर कोई कृत्य हत्या है, तो वो कृत्य पहले कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि 299 रेड विथ 300 पार्ट 1 ऐसा कह रहा है। ये तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। तो ठीक है, हमारी बात दिमाग में गई। अब अगर मैं ये बात आपसे कहूं सोचने के लिए, मान लीजिए ऐसे, मैं ऐसे लिखूं, आपराधिक लिख दूं और मानववध लिख दूं। मानववध का, होमिसाइड का क्या अर्थ समझते हैं आप? क्या अर्थ होना ही चाहिए इसका? तो आप क्या सोचेंगे? अगर ऐसे मैं सोचने के लिए कहूं कि मानव वध का क्या मतलब समझते हैं आप, इसको जरा सोचिए आप। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको सोचें, क्योंकि जब हम मानव वध को एक बार सोच लेंगे, तब फिर हम दूसरे स्टेप पर आपराधिक को भी सोच लेंगे कि कोई भी मानववध आपराधिक कैसे हो सकता है। मानव, कटिंग और किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। गौरव ने कहा है, गौरव शुक्ला ने कहा है कि मानववध का मतलब है कि काट देना या मार देना, ह्यूमन को जान से मारना, ह्यूमन को जान से मारना। सब लोग यही उत्तर दे रहे हैं, मानव की मृत्यु कारित करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। होमिसाइड का तात्पर्य है मानव का वध, हत्या करना मानव की। आयशा ने हत्या कह दिया, इसलिए हत्या करना यहां पर ना कहना आयशा, इसलिए कि हत्या अगर कह दोगी तब तो 300 में चला जाएगा ना। मानव द्वारा, हाँ, लक्षिता ने ये बात कही है, ये बात मैं सोचनीय है। ये लक्षिता कह रही है कि यहां मानव वध का तात्पर्य है मानव द्वारा मानव की हत्या करना। ये कैसे पता लगा मानव वध से? मानव की हत्या या मृत्यु कायद करना बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। मानव वध से अगर सिर्फ देखिए, अगर आप स्क्रीन को ध्यान दें, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द स्क्रीन ओनली, मैंने देखिए मानववध के नीचे सिर्फ एरो लगाया है, आपराधिक को अभी लेफ्ट कर दिया है।
मानव वध को जितनी भी बातें आप बता रहे हैं वो सब आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बता रहे हैं, या आपने 299 पढ़ा होगा, या उसका कोई उदाहरण पढ़ा होगा, या किसी किताब में ऐसा पढ़ा होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूं ये सोच करके कि इसके पहले हमने 299 और 300 कभी पढ़ी नहीं होगी। मैं हमेशा इसी तरह से ही पढ़ता और पढ़ाता हूं। तो मानववध को अगर हम उस लिहाज से सोचें, बिना ये सोचे हुए कि हमने इसके पहले इसको पढ़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मानव का वध करना ग्रामेटिकल सेंस है, मानववध है। लेकिन फिर भी हमको ये नहीं पता लगा कि मानव वध का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सपना ने भी कहा है, वो तो बेरेट की लैंग्वेज है ना, शारीरिक क्षति कारित करना। गौरव आपने जो कहा है उससे ये नहीं पता लगता है कि मानव द्वारा मानव का वध होता है। उससे सिर्फ ये पता लगता है, 45-46 को रिलेट करें, कि मानव क्या हो रहा है। तो हमको ये सिर्फ मानव वध से ग्रामेटिकल सेंस को अगर हम छोड़ दें तो हमको नहीं पता लग रहा है कि ये किसी आदमी की हत्या हो रही है, या जानवर की हत्या हो रही है, या आदमी आदमी को मार रहा है, जानवर आदमी को मार रहा है, कि जानवर जानवर को मार रहा है। ये हमको ग्रामेटिकल सेंस को अगर हम छोड़ दें तो हमको नहीं पता लग रहा है। ग्रामेटिकल मीनिंग तो होमिसाइड का यही है कि ह्यूमन बीइंग को मारना, ह्यूमन किलिंग। बिल्कुल, श्रुति ने बिल्कुल ठीक कहा है, इंग्लिश में यही मतलब है। तो इसका मतलब हमको सिर्फ मानव वध से मानव की ही हत्या हो रही है नहीं पता लगेगा, हमको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति का वध हो रहा है उसके संबंध में क्या किया जाता है, इसको अगर हम देखें, जैसे देखिए, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। Whoever causes death by doing an act, यानी कि मानव वध में मृत्यु कारित हो रही है। और मृत्यु कारित हो रही है, ये हमको अर्थ बता सकता है, क्योंकि और कोई चीज तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि और तो मेंसरिया की बात हो रही है। तो हम परिभाषा खंड में जाएं और देखें क्या एक्सप्लेनेशन में इसका कहीं एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए जरा, कहीं है। सी सेक्शन 46। श्वेता, आपने जो बात कही है वो बात सही है, लेकिन वो प्रश्न का उचित उत्तर नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ मानव वध से ये पता करना था कि क्या हो रहा है। और इसको सिर्फ एक चीज बता सकता है, सिर्फ मानव वध को अगर हमको एक्सप्लेन करना हो, मानव वध से हमको नहीं पता लगेगा, हमको मृत्यु को देखना होगा। और यहाँ पर जब हम मृत्यु को सेक्शन 46 में देखेंगे तो वो कहता है, देखिए what section 46 says exactly, the word death denotes the death of a human being unless the contrary, देखिए ये भी है, unless the contrary appears। तो unless the contrary appears अभी नहीं कहते हैं, अभी सिर्फ मान लेते हैं कि मानव की मृत्यु हो रही है, मानव की मृत्यु हो रही है। और तब हमको ये पता लग जाता है कि जो आपराधिक मानव वध में मानव वध है, इसमें मानव की मृत्यु हो रही है। ये हमको अब कंफर्म हो गया। इसका मतलब हमको ये बात भी कंफर्म हो गई
कि अगर किसी जानवर की मृत्यु कोई व्यक्ति कारित करता है तो वो 299 का अपराध नहीं होगा, इसमें मानव की ही मृत्यु कारित होना होगा। ये तो हमको पता लग गया। अब मानववध तो हमको पता लग गया व्हाट होमिसाइड मीन्स। अब अगर हम आपराधिक को सोचें, इफ वी थिंक अबाउट द कल्पेबल, आपराधिक, और यहां लिख दूं मैं मानववध, तो मानववध तो मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित करना, मानव की मृत्यु कारित करना, ये भी ठीक है। अभी अभी हमने 46 से रिलेट किया है। अब हमको कल्पेबिलिटी देखनी है कि किसी भी मानव की मृत्यु कारित की जाए और वो विद कल्पेबिलिटी हो, यानी आपराधिकता के साथ हो, तब वो मानववध, आपराधिक मानववध माना जाएगा। 299 ये कहता है मृत्यु कारित करने के आशय से। एक बात, या ऐसी, अब शॉर्ट में लिखूंगा, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु की संभावना हो। फिर ऐसे ज्ञान से कि मृत्यु कारित कर सकता है। देखिए, आपराधिकता क्या है? मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करके मृत्यु कारित करना, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु की संभावना हो, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करना, या ऐसे ज्ञान से कोई कार्य करना कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो सकती है, कोई मृत्यु कारित करना। ये उस मानववध को आपराधिकता में कन्वर्ट कर देता है। और यही कल्पेबिलिटी है किसी भी होमिसाइड की, जो कि उस होमिसाइड को 299 के एम्बिट के अंतर्गत लाता है। इस पर अभी इसका मतलब आपको नहीं समझना है। अभी ये कितने तरीके से हो सकता है ये नहीं समझना। अभी आपको क्या समझना है कि मानववध हो रहा है। मानववध होने का मतलब है मानव की मृत्यु कारित हो रही है। मानव की मृत्यु कारित होने का मतलब है कि जिस मानव की मृत्यु कारित की गई वो लाइफ में था। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर एक मानव होना चाहिए जिसमें जीवन होना चाहिए, और उस मानव के जीवन की समाप्ति की गई हो कोई कार्य करके, और वो कार्य इन 3 मनःस्थितियों में किया गया हो, तब वो कृत्य आपराधिक मानववध होगा। इस बात को एकदम सर्टेनली अपने दिमाग पर आपको बैठाना होगा। फिर से अगर मैं स्क्रीन को आपको मेंशन करूं, देखिए आपराधिक मानववध,
कोई भी मानव वध का तात्पर्य है मृत्यु कारित करना, मानव की मृत्यु कारित करना, ये एक बात है। आपराधिक कैसे वो मानव की मृत्यु हो जाएगी, जब इस मेंसरिया के साथ होगा। ये देखिए, ये तीनों मनः स्थितियां हैं, यानी देखिए ये एक्टस रियस है, कार्य। आप जानते हैं कि कोई भी अपराध एक्ट प्लस मेंसरिया के साथ किया जाता है। बहुत पहले आशय का सिद्धांत हमने पढ़ा था, वो लागू होना ही है। बिना किसी आशय के कोई अपराध नहीं होगा। तो ये कोई कार्य करके, कार्य आप कुछ भी करें, वो ओपन है, बस उस कार्य का सीधा संबंध मृत्यु से होना चाहिए, यानी उसी कार्य से मृत्यु कारित हुई होनी चाहिए। अगर ये हुआ है और उस कार्य को करते समय ये मनस्थिति थी, तब आप 299 के लिए लायबल हो जाएंगे। जैसे मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया गया और फलस्वरूप मृत्यु कारित हो गई। दूसरा खंड देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा खंड ये नहीं कह रहा है कि आप मृत्यु कारित करने के आशय से काम कर रहे थे। दूसरा खंड ये कह रहा था आप ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कार्य कर रहे थे जिससे ये संभावना थी कि मृत्यु कारित हो सकती थी। अब देखिए, इस डिग्री में और उस डिग्री में अंतर है। वहां पर मृत्यु कारित करने के आशय से ही कार्य किया जा रहा है, और बी वाले में या दूसरे खंड में या दूसरी परिस्थिति में मृत्यु कारित करने के आशय से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित हो जाए या ऐसा चोट लग जाए, अगर सामान्य भाषा में कहें, जिससे मृत्यु कारित हो जाए। अब वो चोट कैसी लगती है ये यहां पर मेंशन नहीं है, ओपन है। कार्य करके आपने कोई कार्य किया, उस कार्य से शारीरिक क्षति हुई, और जिस समय आपने वो कार्य किया आपको ये मालूम था कि इससे ऐसी चोट इसको लग सकती है कि इसकी मृत्यु कारित हो सकती है, और फलस्वरूप मृत्यु कारित हो गई। फिर तीसरे में अगर चले जाएं, इफ यू मेंशन द थर्ड, तो वहां पर देखिए इस मन स्थिति से भी डाइल्यूटेड मन स्थिति है। अब यहां पर शारीरिक क्षति कारित करने का आशय नहीं है, सिर्फ ऐसे ज्ञान से कार्य करना है। नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हो सकता है कि इससे मृत्यु कारित हो जाए, फलस्वरूप मृत्यु कारित हो जाती है। तो तीनों मन स्थितियों की डिग्रीज में देखिए अंतर है। यहाँ मृत्यु कारित, पहले वाले में मृत्यु कारित करने का ही आशय है, दूसरे वाले में शारीरिक क्षति कारित करने का आशय है जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, और तीसरे में ऐसे ज्ञान से कि मृत्यु कारित हो सकती है, उस ज्ञान से कार्य करना है। इस परिस्थिति में यह भी बात हमको ध्यान में रखना है कि 299 हमसे ये कहती है कि मृत्यु कारित कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करता है और उस आशय से मृत्यु कारित नहीं होती, या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कार्य करता है, शारीरिक क्षति तो कारित होती है लेकिन मृत्यु कारित नहीं होती, और या ये ज्ञान से कार्य करता है कि इससे संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाएगी लेकिन मृत्यु कारित नहीं होती है, तो 299 का ऑफेंस नहीं बनेगा। 299 का ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ मृत्यु कारित होने से ही बनता है। अगर होमिसाइड नहीं हुआ तो ना तो 299 होगा और फलस्वरूप ना तो 300 होगा। ये बात, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी हमने ये समझा नहीं है कि शारीरिक क्षति कैसे कारित करता है, आशय कैसे कारित करता है, ज्ञान से कैसे कार्य करता है, ये हमको अभी मालूम नहीं है। लेकिन बेयरेट का जो हमने पढ़ करके ऑपरेशन किया है उससे हमको ये मालूम हो गया कि ये तीन परिस्थितियां जो होती हैं उनमें इस मन स्थिति से अगर कोई कार्य किया जाए
तो वो होमिसाइड है। अगर मैं इसी चार्ट को, इसी एक्सप्लेनेशन को इस तरीके से व्याख्यायित करूं, मतलब शॉर्टली, तो ऐसे अगर मैं मान लीजिए 299 लिख दूं यहां पर, और यहां पहली परिस्थिति लिखूं और यहां लिखूं आशय, मृत्यु कारित करने का, ये तो मन स्थिति हुई, ब्रैकेट में नीचे MR लिखता हूं, मेंसरिया, प्लस कृत्य करके, और इस कृत्य का परिणाम क्या हुआ? मृत्यु। तो ये दोनों मिलके एक्टस रियस हुआ, यानी जो कृत्य है। फिर दूसरा शारीरिक क्षति का आशय प्लस मृत्यु की संभावना। यानी अगर शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से शारीरिक क्षति कारित की गई, और जिस समय शारीरिक क्षति कारित की गई उस समय यह संभावना का ज्ञान नहीं था कि मृत्यु कारित हो सकती है, तब मृत्यु कारित हो भी जाए तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। प्लस कृत रिजल्ट मृत्यु एक्टस रियस, एंड द थर्ड वन ज्ञान प्लस मृत्यु की संभावना मेंसरिया प्लस कृत्य, रिजल्ट होमिसाइड, दैट इज एक्टस रियस। ये आपको दिमाग में बैठना चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि इसी तरीके से रूपरेखा सेट की गई है 299 की। दिस इज द आउटलाइन ऑफ 299। भले ही हम इसका मतलब न जानते हो, भले ही हम इसमें अंतर न जानते हो, भले ही हमने अभी उदाहरणों को ना समझा हो, लेकिन बेयर एक्ट से 299 यही कह रहा है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी लोग पहले इस बात पर तय हो जाएं कि 299 में 3 परिस्थिति दी गई है, 3 परिस्थिति में कार्य किया जा रहा है, तीनों परिस्थिति अलग अलग है, तीनों परिस्थितियों की मन स्थिति अलग अलग है, लेकिन तीनों परिस्थितियों का रिजल्ट एंड जो है वो होमिसाइड है, मृत्यु है। और तीनों परिस्थितियां 299 के अनुसार कल्पेबल होमिसाइड का अपराध सृजित करती हैं, यानी आपराधिक मानववध का। अगर इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है तब हम इसके आगे जा सकते हैं, तब इसको और समझ सकते हैं। अब ये तो हमारे 3 परिस्थितियों की बात हमने किया। इसका मतलब ये भी है 299 के हिसाब से कि अगर कोई कार्य किया जाए उससे मृत्यु कारित ना हो, या कोई कार्य किया जाए जिससे भले ही मृत्यु कारित हो रही है लेकिन वो उस मन स्थिति से ना किया जाए जो मन स्थिति 299 में वर्णित की गई है, तो वो कृत्य आपराधिक मानववध नहीं होगा, भले ही मृत्यु कारित क्यों ना हो गई हो।
इसका मतलब यह है कि तीन मनस्थितियां जो कि दी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करना, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कार्य करना, या ये ज्ञान रखते हुए कोई कार्य करना कि उससे मृत्यु कारित करने की संभावना है। निकिता ने प्रश्न पूछा है कि हमको तीन, पहली स्थिति और तीसरी स्थिति दोनों एक ही लग रही है। देखिए, पहली स्थिति क्या है? मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करके कार्य करना। दूसरी स्थिति क्या है? शारीरिक क्षति से कार्य करना। तीसरी स्थिति आशय से कार्य करना नहीं है, तीसरी स्थिति है ज्ञान से कार्य करना। आशय और ज्ञान में क्या अंतर होता है? हमने बहुत पहले जब स्वेच्छा की परिभाषा पढ़ी थी तब हमने देखा था, अभी फिर देखेंगे। मैंने अभी आपसे कहा था कि अभी आप समझ ना पाए हो तो उसका कोई फिक्र नहीं है। 299 ये तीन परिस्थितियों की चर्चा करती है, इस पे आप सहमत होने चाहिए। बाकी आपको समझ में आया नहीं आया है, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं तो आप समझेंगे क्या? अब अगर मैं ये कहूं कि मृत्यु कारित करने के आशय से काम किया गया और मृत्यु कारित नहीं हुई तो 299 नहीं होगा। ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कार्य किया गया जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना है और मृत्यु कारित नहीं हुई तब भी 299 नहीं होगा। ऐसे ज्ञान से कोई कार्य किया गया जिससे मृत्यु की संभावना हो और उस कार्य जो ज्ञान से कार्य किया गया उससे मृत्यु कारित नहीं हुई तो 299 नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य नहीं किया गया लेकिन फिर भी उस कार्य से मृत्यु कारित हो गई, अगर शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कार्य नहीं किया गया लेकिन फिर भी मृत्यु कारित हो गई, ऐसे ज्ञान से कार्य किया गया जिससे मृत्यु कारित करने की संभावना हो और ज्ञान नहीं था व्यक्ति को तब भी मृत्यु कारित हो गई, तब भी 299 नहीं होगा। एग्जाम्पल 3 पढ़ लीजिए। सी एग्जाम्पल। का एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खा को जो झाड़ी के पीछे है मार डालता है, किंतु का यह नहीं जानता था कि खा वहां है। यहां यद्यपि का विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था तथापि वो आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालने का नहीं था या ऐसा कोई कार्य जिससे मृत्यु कारित करना वो संभाव्य जानता था, मृत्यु कारित करने का नहीं था। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि अगर मृत्यु कारित नहीं हुई तभी कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, और अगर वह आशय ज्ञान या शारीरिक क्षति के आशय से कार्य नहीं किया गया जो कि रिक्वायर्ड है 299 में, तब भी 299 नहीं होगा। इसी के उल्टे अगर आप बाकी के एग्जाम्पल पढ़ें, जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल पढ़ें पहला एग्जाम्पल, तो देखिए उसमें कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है। बी एग्जाम्पल अभी ना पढ़िएगा, कल्पेबल होमिसाइड देखिए हो रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया।
का एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभावना है कि उससे मृत्यु कारित हो जाएगी। या यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। का ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। देखिए, ये उदाहरण दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक तो इसलिए कि ये मारने के तरीके को हमको बताता है, और दूसरा इसलिए कि वो ये बात साबित करता है कि अगर मेंसरिया नहीं हुई, तो कल्पेबिलिटी भी नहीं होगी। अभी सबसे पहले हम पूरी बात समझ लें, सारे उदाहरणों को ऑपरेट कर दें, 300 से कंपेयर कर दें, तब ये सारी बातें देखा जाएगा। अब मनमोहन ने ऐसी बात पूछी है कि जो पूछने की आवश्यकता नहीं थी। मनमोहन, आपने पूछा सर सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना 299 में होगा। सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना का अधिकार धारा 100 और 103 में दिया गया है, और अगर सेल्फ डिफेंस में वो उस परिस्थिति में नहीं कोई परिस्थिति होती है तो ऑब्वियसली 299 होगा, उसमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसको। तृप्ति ने पूछा सर फिर इस एग्जाम्पल को बताएंगे। ये दो बातें क्लियर आपको हो गई। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब ये जो मैं पूछ रहा हूं वो दैट इज नॉट फॉर चैलेंजिंग यू, ये आपको चैलेंज करने के लिए नहीं है। 299 के पहले एग्जाम्पल में लकड़ी और घास कौन बिछा रहा है? का। ये लकड़ियां और घास बिछाता है। गिरकर मृत्यु किसकी कारित हो रही है? या की। प्रश्न है कि क्या का ने या के लिए ही ऐसा किया था, या का ने सिर्फ इसलिए किया था कि कोई आवे और इसमें गिरे और मरे, और दुर्भाग्य से या आया, उसमें गिरा और मर गया। एग्जाम्पल से सोचना है, ये किसी और चीज से नहीं। ऑब्जर्व ओनली एग्जाम्पल। क्या ऐसा कह सकते हैं? कैन वी से दैट? अवनीश ने कहा नहीं। इसका क्या मतलब है? अच्छा, अमित ने कहा कोई भी हो सकता है। प्रियंका ने कहा हाँ, यानी या के लिए ही बिछाया था। शुभम ने कहा नहीं, उसको नहीं पता, स्पेसिफिक पर्सन मेंशन नहीं किया है। सडनली जेट आया और गिर गया। मेंसरिया एक्टर सीरियस डायरेक्ट इंटेंशन टू डेथ CH। कोई भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। हिना ने भी कहा है कि जेट के लिए बिछाया। श्वेता ने कहा है कि क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मिक्स आंसर दिया है।
बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल के दो पार्ट हैं. देयर इज ए टू पार्ट ऑफ दैट एग्जाम्पल. एक पार्ट तो का के संदर्भ में है कि वो एक गड्ढे पर घास और लकड़ियां इस आशय ज्ञान से बिछाता है कि मृत्यु कारित हो सकती है, और दूसरा पार्ट यह है कि यह आता है गिरकर मर जाता है और का आपराधिक मानववध का दोषी हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिस कार्य को करते समय उसे ये आशंका है कि इससे मृत्यु हो सकती है किसी की भी, या उसको ये ज्ञान है कि कोई व्यक्ति इस कृत्य से मर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होगा. बहुत ध्यान से सुनना है, मर्डर का दोषी नहीं है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नीरज ने कहा है यदि का को पता था कि या उसी समय वहां से गुजरता है तो बोला जा सकता है कि या के लिए बिछाया था. नीरज, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल को देखकर बताइए, तो ये अपने मन से नहीं जोड़ना है. मैं ये बार बार आप लोगों से इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रश्न आते हैं उसमें यही गलती आप लोग करते हैं कि अपने मन से फैक्ट जोड़ लेते हैं, और वैसे ही वो उसका निष्कर्ष गलत हो जाएगा. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है और वहां पर व्यक्ति मेंशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेंज द फैक्ट्स ऑफ दैट एग्जाम्पल, ए का एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा या की मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभावना है कि तद द्वारा या की मृत्यु कारित हो जाए, और या यह विश्वास करते हुए कि वह सुदृढ़ है, चलता है, गिर पड़ता है, मर जाता है. अगर ये हम चेंज कर दें तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा. अब वो रिजल्ट होगा क्या ये हमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन वो तब कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा. अभी के एग्जाम्पल से इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब कहां जाएगा, मैंने अभी कहा कि हमको अभी मालूम नहीं, चूंकि हमने पढ़ा नहीं. प्रिया गौतम ने उसको उत्तर दिया है, तो ठीक है आपको मालूम है, लेकिन क्यों कैसे ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. अच्छा, फिर से बहुत ध्यान से. सपना, जितना मैं कहूं बस उतना सोचना. अब मैं ए बता रहा हूं, आपके दिमाग में चल रहा सी में कौन सा अपराध होगा. ये मैंने सोचने के लिए कहा आपसे कि आप सी सोचिए, मैंने तो सी का जिक्र भी नहीं किया. मैंने इनफैक्ट आप लोगों से ये कहा कि अभी जितना मैं कहूं बस उतना ही, क्योंकि तब आपके आसानी से समझ में आगे हो जाएगा. अब अगली बात, बी एग्जाम्पल पढ़िए. बी एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िए और ये सोचा जाए कि ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली हमसे कहना क्या चाहता है, बिहाइंड द लाइन क्या बात है इसके.
ठीक है श्वेता, वही बात हमने कहा, स्पेसिफिकली नहीं है। अगर एग्जाम्पल बी को आप पढ़ें तो उसको लेमैन लैंग्वेज में अगर हम जहां तक समझ पाए वो ये है कि एक आदमी झाड़ी के पीछे है और एक आदमी जानता है कि वो झाड़ी के पीछे है, तीसरा आदमी आता है मुर्गे को लेने के आशय से, मारने के आशय से, वो कहता है उसी झाड़ी के पीछे मुर्गा है, मार दो, और वो गोली चला के मार देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी आपके लिए इसमें यह है कि खा ने कोई अपराध नहीं किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो जानता नहीं था कि वहां झाड़ी के पीछे या है, और चूंकि वो जानता नहीं था इसलिए ना तो उसका मृत्यु कारित करने का आशय था, ना ऐसा शारीरिक क्षति कारित करने का आशय था जिससे संभावना हो मृत्यु की, और ना ही वो इस ज्ञान से कार्य कर रहा था क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था। एक तो ये एग्जाम्पल ये बताता है हमको कि अगर 3 मनस्थिति नहीं होगी और मृत्यु कारित हो जाएगा तब भी लायबिलिटी नहीं होगी, एक बात हो गई। दूसरी बात, जो व्यक्ति जानता था वो कल्पेबल होमिसाइड का बन रहा है उत्तरदायी, लेकिन खास बात यह है कि गोली उसने चलाई नहीं है, कृत्य किसी और ने किया है। इसका मतलब बी एग्जाम्पल ने हमको यह भी बताया कि जो 299 मेन पैरा का है कि कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी अन्य के द्वारा आप मरवावें किसी व्यक्ति को, वो ना जानता हो लेकिन आप जानते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माइन्यूट बात है। और अब मेरा पजल है आप सबसे, लेकिन उसी डायरेक्शन के साथ कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं सोचना है इसको, और कल इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। बी एग्जाम्पल अबेटमेंट का भी एग्जाम्पल है या नहीं है, ये कल हम लोग देखेंगे। हाँ, कल इसको सोचा जाएगा, आज आप सोच लेंगे, 10 मिनट से ज्यादा ना सोचिएगा, बहुत आसान है इसका उत्तर, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप अबेटमेंट पढ़ करके उसके उदाहरण 1-2 देख करके सहायता ले सकते हैं, आज सोच लीजिएगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। नहीं समझ में आता कल बता दूंगा, 1 सेकंड का काम है। हाँ, जो लोग मुझसे पढ़े हैं पहले वो जानते हैं इसका उत्तर, इसलिए वो बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे मालूम है कि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने तैयार किया है, आपका नॉलेज अच्छा है, इसलिए गौरव शुक्ला इत्यादि आप लोग प्रबुद्ध हैं, सीनियर हैं, चूंकि आपको मालूम है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो उस ज्ञान को जब तक पूछा ना जाए तब तक बताना नहीं है। देखिए आपने यही गलती कर दिया, यही बात मैं शुरू से समझा रहा हूं, विद्या ददाति विनयम। मुझे अगर आप ना लिखते तब भी मुझे मालूम होता कि आपको मालूम होगा, इसी तरह 20, 22, 25 आदमी हैं जो सीनियर्स हैं, मुझे ये 100% विश्वास था कि उनको मालूम होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं कि हाँ मुझे मालूम है सर, आई नो दैट यू नो दैट, और आपकी तरह बहुत सारे लोग। लेकिन मैं क्या कहना चाहूंगा, फिर से एक बार अपने उत्तर को क्लैरिफाई करना है, इससे हमको अपने में सुधारने में मदद मिलती है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कुछ कारण से, करंट बैच से भी 3-4 लोग हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो बिहार की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। अब बिहार की मुख्य परीक्षा की डेट अब डिक्लेयर हो गई है, जो कि हो जाएगी।
और मैं आपको बहुत मतलब गर्व से बताना चाहता हूं ये बात कि कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे हैं बिहार की मुख्य परीक्षा में, जब से उनके कोर्स जिनका खत्म हो गया है, पिछली बार उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, कुछ लोगों ने मेंस लिखा था, बिहार का नहीं हो पाया था, वो तब से लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हैं बिहार के लिए, लगातार टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं। और मुझे ये बहुत गर्व हो रहा है आपको बताते समय कि अभी 1 हफ्ता पहले मैंने उनकी कॉपी चेक की थी। कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट का पेपर, बिहार के टेस्ट सीरीज हो ही रहे थे, टॉर्ट संविधान का पेपर, प्रक्रिया का पेपर, फ्लॉलेस, एक एक उत्तर जैसे मोती में जड़ा हुआ, राइटिंग के साथ 36-37 पेज में लिखा हुआ, कोई कमी नहीं, सारा साइंस तैयार हुआ। मैं परसों बात कर रहा था, किसी से बता रहा था साइंस कैसे पढ़ो, तो मैं चाहता था कम पढ़ना पड़े, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैंने पूरा तैयार कर लिया है। मतलब जैसे लाइट है अगर फिजिक्स में, पूरा लाइट, हीट है तो पूरा हीट, मैकेनिक्स है पूरी मैकेनिक्स। मुझे सुन के बहुत गर्व हुआ कि हिंदी बैच के बच्चे इतना तैयार हैं कि बस बिहार की परीक्षा होने की देर है। वो जिस दिन परीक्षा हो जाएगी, वो युद्ध में विजय अवश्य संभावी है। तो मैं ये क्यों, गौरव ने उसका उत्तर दिया है कि मैंने आपसे आईपीसी नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये मालूम है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता था कि आपने मुझसे पढ़ा था इसलिए आपको मालूम है, वो तो मैं पहले से ही जानता था कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि उत्तर चूंकि मैंने देने के लिए नहीं कहा था, तो आपको उत्तर नहीं देना चाहिए था। ये धैर्य और गंभीरता आनी चाहिए हमारे में, तभी देखिए कारण आपको मैं बता दूं, पेंडेमिक ईयर की वजह से पूरा 2020 और लगभग आधे से ज्यादा 2021 देखिए वॉश आउट हो रहा है। नई परीक्षा अब एंड में संभावना बन रही, अगर स्थिति ठीक रही तो इसमें धैर्य ही आपका काम आएगा। लगातार अभ्यास, लगातार अभ्यास। जो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, गरिमा के विरुद्ध है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, वो मेरे साथ आपके समक्ष इसी कुर्सी के बगल बैठे होंगे। कई बच्चे हैं उसमें, करीब 40-42 लोगों का डेटा हमारे पास है, बाकी और भी होंगे 8-10 लोग नहीं बताते हैं, तो खैर उनकी अपनी मर्जी है, उसमें हम प्रेस नहीं करते उनको, हमारी सहायता की नहीं जरूरत होती होगी उनको, वैसे ही वो इतना तैयार रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट हैं हमारे। तो जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, जैसे आपको मालूम है तो एकदम धैर्य से, क्योंकि यहां उत्तर देने से मैं तो जानता ही हूं, आपका शौर्य युद्ध मैदान में दिखाई पड़ना चाहिए, दिखाई पड़ेगा, वो मुझे विश्वास है। खैर, तो हमको पजल सोच लेना है कि अबेटमेंट क्यों नहीं है। और अब स्पष्टीकरण 3 का पहला पार्ट जो है, 2 पार्ट में डिवाइड अगर करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने हमसे कहा, एंड अब वो कह रहा है, मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। हाँ उमाकांत, आप नए हैं, युद्ध जो है सिर्फ देखिए हथियार से नहीं जीता जाता है, ना सुविधा से जीता जाता है, ना गोला बारूद से जीता जाता है, वो सिर्फ अपने आत्मबल से जीता जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपका सतत अभ्यास, मैं बता रहा हूं, अभी मैंने न्यूज पढ़ी, एक नाम मुझे नहीं पूरा याद आ रहा है, 53 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा के पंचाल हैं, बाद वाला नाम मुझे याद है, पहला वाला वीरेंद्र पंचाल या अभय पंचाल, कुछ ऐसे नाम है उनका, वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो इस समय विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज हैं अपने वर्ग में। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा और आपको गर्व होना चाहिए कि पिछले लॉकडाउन के सारे पीरियड में, चूंकि उनको जाने को नहीं मिला था, मतलब कहाँ जाते, वो घर पर ही थे,
तो उन्होंने अपने खेत में नीम के पेड़ पर बोरी को बांधकर उससे बॉक्सिंग का प्रैक्टिस किया है पिछले साल भर से। और वो इतने प्रॉमिसिंग एथलीट हैं कि उनसे निश्चित ही स्वर्ण पदक की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी तरह आप फोगट सिस्टर्स को जानते, हाँ अमित पंघाल, बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद आजाद ने कहा। फोगट सिस्टर्स को आपने नाम सुना होगा। उनकी जो सबसे छोटी बहन विनेश फोगट है, पिछली बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ओलंपिक से बाहर हो गई थी और पिछले 7 से 8 सालों में लगातार वो मेहनत कर रही हैं। उन्होंने स्वर्ण पदक अभी जीता है, वो भी सबसे प्रॉमिसिंग है, मतलब निश्चित पदक है। वो रिंग में उतरेंगी उसी समय पदक निश्चित है, उनको हराना असंभव है प्रैक्टिस से। इसी तरह उत्तर लेखन से, आपके अनुशासन से, आपके कैरेक्टर से मैं जान जाता हूं कि जिस दिन आपको मेंस लिखने को मिल गया निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। आप ऐसा कॉपी लिख करके आएंगे कि इंटरव्यू में अगर मिनिमम मार्क्स भी दे देगा तो चयन सूची में आपका नाम रहेगा। लेकिन वो कब? जब आप एकदम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को केंद्रित रखकर, दो लोग, सैनिक और विद्यार्थी के लिए कभी भी आराम नहीं होता जब तक वो लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए आप लोगों में से कई लोगों को मैसेज आता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझको ये दिक्कत है। वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। जिस दिन लक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अपने माइंडसेट को एकदम लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। जितने सीनियर्स हैं आईपीसी से, जिनका वो खत्म हो जाएगा, देखिए मेरा अपना फिलॉसफी है कि जिन लोगों का कोर्स खत्म हो जाता है वो मेरे लिए ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, इसलिए कि वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाते। आप तो मुझसे रोज मिल रहे हैं, बात कर सकते हैं, वो नहीं हो पाते, अपने घर चले जाते हैं या यहीं रहते हैं, दूर हो जाते हैं, इसलिए वो मेरे ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, उनका मुझ पर ज्यादा अधिकार होता है। इसी तरह 2 साल पहले के जो बच्चे हैं उनका आपसे ज्यादा होगा। उससे पहले आपको मालूम है हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें आपका जो ग्रुप है उसके अलावा 2010 के पहले का हमने नहीं लिया बच्चों का, इसलिए कि वो एज उनका अब हो। 2010 से 15 का एक बहुत पुराना ग्रुप है, उसमें आज भी बच्चे एजेएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं हमसे। तो वो ग्रुप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए कि वो सबसे डिप्राइव्ड कंडीशन में। उसके बाद दूसरा फिर ग्रुप 17 का ग्रुप, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर करंट बैच, फिर ऑनलाइन ग्रुप, इस तरीके से हमने बांटा है। इसीलिए मेरी सहानुभूति आप लोगों से सबसे ज्यादा है, इसलिए कि आपका कोर्स अब खत्म हो जाएगा, आप मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो जाएंगे, लेकिन तब जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे। ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करें और तब नहीं होगा वो, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया सबसे पहले अनुशासन है और आपके लक्ष्य के प्रति आपकी वो है समर्पण, तब मैं आपको मानूंगा, वरना नहीं। गीता ने कहा अब समय खत्म है। ये बात मैं कहना चाहता था, इसलिए कि जब से मैंने बिहार के नोटिफिकेशन मुख्य परीक्षा की सुनी है, मैं खुद ही मुझसे तो बच्चों ने यहां तक कहा कि सर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मेंस आज ले ले। अप्रैल में वो लोग कह रहे थे कि सर हमारा आज मेंस ले ले, आज हम आपको रैंक लेकर लाकर दिखाएंगे। और मैंने कह दिया है, 4-5 लोग ऐसे हैं उसमें, कि अगर तुम्हारा रैंक टॉप 10 में ना हुआ तो तुम हमको ये ना बताना कि तुम्हारा चयन हुआ है। एकदम आप मुझे ये फोन करके ना बताइएगा कि हम बिहार में चयनित हो गए। आप मुझको, आपसे चयन नहीं चाहिए, रैंक 1 to 10 के बीच में। और कुछ लोग हैं जिनको मैंने 1 कहा है, 1। अगर 1 ना आया तो आप फोन ना कीजिएगा, 2 आ गया तो आप मुझे फोन ना कीजिएगा सर मेरा हो गया है। ये आप समझ लीजिए। पल्लवी ने कहा आईपीसी मेरी लास्ट, तो पल्लवी आप लोग मेरे सबसे करीब हो जाएंगे, आप हैं गौरव, जितने लोगों का कोर्स है। और हाँ, एमपीएडीपीओ पे मैंने कहा है एक दिन मैं आप लोगों को 1-1.5 घंटे का पूरा क्लास लूंगा बहुत जल्द, विद इन अ वीक और 2। ऑफिस मुझे जब वो डेटा बना के दे देगा, क्या है सब्जेक्ट, क्या है क्या नहीं, उसका डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं कॉपी करा लूंगा। फिर एक बार मैं अपना दिमाग लगा करके उसको एक फाइंडिंग बना करके तब आप लोगों से बात कर लूंगा बहुत जल्द। और राहुल ने कहा सर मेरी कजिन भी और भाई भी पढ़ रहे हैं शालिनी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वो किसी इंग्लिश में कोई बात नहीं, वो हम एक ही फैमिली के पार्ट हैं, उसमें कोई बात नहीं। तो ये बात अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप
सिंसियरली पूरा डिवोशन आपके अंदर आ जाएगा, 100% होगा। मैं वो भावना आप में चाहता हूं कि आप कहें सर आज हमारा परीक्षा ले, आज हमसे मेंस लिखवा ले, आज अभी इसी समय कहें मैं इसी समय लिख दूंगा। जिस दिन ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो तैयारी से आएगा। सिर्फ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 2 बहनें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी गरिमा है, वो पूरे लॉकडाउन यहां रहे हैं, उसमें से बीमार भी रहती हैं, लेकिन 14-15 घंटा उन्होंने पढ़ा है, उंगली पे गिन के। तो मैं खुशकिस्मत हूं कि ऐसे बच्चे मेरे साथ हैं। निश्चित रिजल्ट होगा। मैं इसीलिए आप लोगों को बताना भी चाहता हूं कि आप लोग भी मोटिवेट हों। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, पुराने जो गौरव या जैनेन्द्र या तृप्ति, जितने लोग, पल्लवी, जिन लोगों का नाम मुझे चेहरा याद आ रहा है, मैं नाम ले रहा हूं तो चेहरा मेरे दिमाग में आ रहा है। जब मैं ऑफलाइन क्लास कराता था, हम लोग करते थे, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का संतोष है कि आप सभी सक्षम हैं। अगर आप सक्षम ना होते हिना जैसे, तो मैं ना कहता, तो मैं अपनी बात को थोड़ा फोर्स कम कर देता, लेकिन मैं जानता हूं आप सक्षम हैं। हिना ने पूछा है कि हम बात तो कर सकते हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप लोग मेरे सबसे करीब हो जाएंगे। आप कभी बात कर सकते हैं, रात में 3 बजे आप फोन मिला दीजिएगा। मैं बहुत कम सोता हूं, या सोता हूं तो उसी नींद सोता हूं, मतलब नहीं बताना चाहिए, पर्सनल बात है बहुत, नहीं तो कुछ लोग फोन ही करना शुरू कर दें। मैं सबके फोन उठाऊंगा भी नहीं, ये भी बात समझ लीजिएगा आप। मैं बहुत लेट नाइट सोता हूँ, बहुत जल्दी उठता हूँ, लेकिन बीच बीच में उठता भी रहता हूँ। मतलब मैं एक स्ट्रेच में 8 घंटा नहीं सोता हूँ कि जैसे अभी सो गए 11 बजे, तो मैं जैसे मान लीजिए मैं वैसे तो 1-1:30 बजे सोता हूँ, फिर मैं 2 घंटे बाद फिर उठता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर 2 घंटे बाद। तो इसलिए तो जब भी आपकी जरूरत हो, आपको, प्रियंका ने भी जैसे कहा है, प्रियंका, तो मतलब मैं जानता हूँ, ठीक है, कभी भी, एनी टाइम। लेकिन बस वही बात कि हमेशा नहीं उठाऊंगा।